2004 से 14 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तब कितनी यूनिवर्सिटीज में जाकर राहुल बोलते थे? देखिए अंजना जी, मुझे आज तरस आता है भाजपा प्रवक्ता, उनका एजेंडा देखिए। जब से डिबेट शुरुआत की है, राहुल गांधी जी ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, सारी डिबेट उसके ऊपर है। और जो मुद्दों पे बात की उस पर करने की हिम्मत नहीं है। मैंने जैसे कहा, न्यायतंत्र पे बोलने की उनका हिम्मत नहीं है। और राहुल जी जब भी बात करते हैं, जब हमारी सरकार थी तब हमारी जिम्मेदारी थी, अगर आपको लगता था तो बोलने का अधिकार था, मीडिया में आप जा सकते थे। मैं आपको 50 आपको बीजेपी की स्पीच सुना सकता हूं जो हमारी सरकार थी। हमने तो कभी ये अधिकार रोका नहीं है कि आप मीडिया में जा सकते हैं। मैं आपको 10 साल के कम से कम 50 ऐसे इंस्टेंसेस कर सकता हूं जहां पे मीडिया ने ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज किया है और हमने उसको विनम्रता से लिया है। अगर हमारी गलती है तो स्वीकार भी किया है। क्या आज आपको लगता है ये अधिकार किसी के पास है? देखिए, अभी ये जो भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी मजबूरी देखिए। आज देश की बात कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनवाता, उन्होंने क्या कहा कि हमको शर्म आ रही है, जो आप भारत में पैदा 2014 से पहले हुआ उसको शर्म आती थी कि मैं भारत में पैदा हुआ। ये हाल था क्या हमारा? ये हाल था। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं अंजना जी, सारी सरकारों ने मिलकर, जिसमें वाजपेयी जी भी थे, सबने मिलकर देश को बनाया है। तब प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि 9 साल के बाद में हमको शर्म आ रही थी, तब देश का अपमान नहीं होता है। तो ये सिलेक्टिव कैसे हम कर सकते हैं? आप जा जाके बोलते हैं। 50 बार प्रधानमंत्री जी ने ये बात की है। 50 बार प्रधानमंत्री जी ने जिनपिंग की तारीफ की है, चाइना के झूले की तारीफ की है, सब कुछ किया है। तब आपका कहां देश प्रेम कहां चला जाता है? और जब कांग्रेस पे आता है, आज राहुल जी ने कहा, जयशंकर जी ये कहा, उनके जो मंत्री है, कि नहीं हम तो चाइना मजबूत है, हम उसके ऊपर कैसे अटैक करें? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये चाइना के साथ जो आप जो माफी वीर बन के घूमते हो, क्या ये गलत नहीं है? कोई गुस्सा नहीं है, ये कहना कोई गलत नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता है कि ये सच को, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सच को, कहीं देश बीच में नहीं था, अगर हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो उस कटघरे में खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। हम जिम्मेदार हैं, हम गुनहगार हैं और होते रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमको नहीं माफ करेगी जिस प्रकार से भाजपा हमारे लोकतंत्र को दबा रही है। कल न्याय तंत्र के ऊपर ये लोग डोरे डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे डोले डाल रहे हैं। जो भी सांसद विपक्ष हो, जो भी उनके खिलाफ है, उसके ऊपर ईडी आईटी सब रेड होती है। तो क्या हम रोकेंगे नहीं? क्या ये जिस प्रकार का माहौल अंजना जी बना दिया है, एक असहिष्णुता बोलते हैं कि इनटॉलरेंस, कि नहीं भाजपा के खिलाफ आप बोलो या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो तो भारत के खिलाफ बोलना है। ये देश की जनता समझ चुकी है और सारे लोग जानते हैं कि भाजपा की विफलता का पर्दाफाश करना भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। इस सरकार की जो पाप है वो अब 9 साल के बाद उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं। और सुधांशु जी इतने नॉलेजेबल हैं, 9 साल की सफलताओं की मैं बात करूंगा, अभी बिखर जाएंगे। उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2022 के अंत में दुगनी हुई, उगनी हुई क्या? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई क्या? हर भारतीय को घर मिला क्या? हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिली क्या? मैं जब गोल्ड पोस्ट की बात करूंगा तो ये बिखर जाएंगे। मैं बनूंगा 2 करोड़ नौकरियों की बात तो ये बिखर जाएंगे। 15 लाख की बात करूंगा तो बोलेंगे जुमला है। तो इनको पकड़े तो पकड़े कहां? आप राहुल गांधी जी ने इतनी सारी स्पीच दी और इनके लिए बोलने के लिए क्या है? अरे उन्होंने ये कहा था, ये सही गलत। अरे भाई साहब, राहुल जी ने जिस इश्यू पे बात की, आपको लगता है कि गलत है तो राहुल गांधी तो डिबेट के लिए तैयार है। आप करके दिखाइए ना, क्यों दूर भाग रहे हैं? हकीकत यह है अंजना जी, भाजपा का जो डर है वो उनके अहंकार के नीचे डर छिपा हुआ है। आज अहंकार से वो लोग हर आदमी को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डर है कि अगर ये अहंकार चला गया और ये डर चला गया तो उनकी हकीकत देश के सामने आ जाएगी। और वो नहीं चाहते हैं कि ये अहंकार और डर के आवरण में उनकी हकीकत देश की जनता के सामने आ जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उनका सीधा कहना है वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं विदेश में जाकर, और बीजेपी देश नहीं है, आरएसएस देश नहीं है, ये कह रहे हो। हाँ, हम बता रहे हैं। देखिए, मैं वर्तमान का भी जवाब देता हूं और भूत का भी, और उससे कांग्रेस का भूत उतारने का प्रयास करता हूं। इन्होंने कहा हम वर्तमान पे नहीं बोल रहे हैं, तो लास्ट वीक का ही आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उनका इंटरव्यू कोई भी जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत अगले वर्ष में वर्ल्ड की इकोनॉमी में ब्राइटेस्ट स्पॉट होने जा रहा है और ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में 15% का कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। ये कौन कह रहा है? आईएमएफ का चीफ। और जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, इतना आसान नहीं होगा आपको उसको वो कर पाना। आज हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट हो गए हैं। आज चाइना से छीनकर हमने 25% एप्पल के फोन भारत में बनने लगे हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग कंपनी, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बन गई है। आज हम सोलर एनर्जी में नंबर 1 के देश हो गए हैं।
और हमने सबसे कम लागत में मंगलयान भी बनाने में सफलता हासिल कर ली है। हमने अभी विमान वाहक युद्धपोत अपने आप बनाने में सफलता हासिल कर ली है। बहुत सारी चीजें हैं और आईएमएफ के डाटा के अनुसार 10 साल पहले 22 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा के नीचे थे, आज 10 करोड़ रह गए, यानी हम 12 करोड़ लोगों को निकालने में सफल हुए। कोविड के दौर के बावजूद अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% पॉपुलेशन रह गई है। अब देखिए, ये तो हुई वर्तमान की बात। अब आपसे यह कहना चाहता हूं, आपके सामने तो समस्या यह है, जब आपको विदेशों से पता नहीं कैसा एक मतलब अजीब प्रकार का आकर्षण है। हमारी सरकार तो छोड़िए अंजना जी, जब इनकी सरकार थी तो भारत की संसद के 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया था और उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। अरे भाई, तब तो आपकी सरकार थी, अगर आपको आपत्ति थी आप पासपोर्ट कैंसिल कर देते। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के सम्मान का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान। मगर मोदी जी से किसी तरीके से मोदी जी का अपमान करने का मौका मिले तो सारा अपमान करने को तैयार है। अब जब ये कहते हैं कि हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, 70 साल में कभी नहीं हुआ, तो अंजना जी हमको सुनाना चाहते हैं। What is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? ये कौन है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो कह रही है जज कौन होता है ये तय करने वाला, डेमोक्रेसी तय करेगी। जज के लिए भी कह रही है ये कौन है, इनको क्या समझ है कि देश में क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं मान्यवर, कमिटेड जुडिशरी की बात कही, 3 लोगों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया। वो तो छोड़िए अंजना जी, अपनी पार्टी के सदस्य को, अपनी पार्टी के सांसद को इस्तीफा दिला के हाईकोर्ट का जज बनाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट का जस्टिस बहरुल इस्लाम। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव पोस्टपोन हो गया तो दोबारा जज बन गए। अरे सुनिए, उसके बाद फिर रिटायर हो गए। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण कि रिटायरमेंट होने से, हाई कोर्ट से रिटायर होने के 10 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और रिटायर होने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बने। मान्यवर, जब आप कहते हैं कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ, बहुत सोच समझ के किया करिए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं अंजना जी, ये मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर रहे हैं इसी अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर एंडरसन ने आरएसएस पे किताब लिखी है। उन्होंने कहा ब्रदरहुड इन सैफरन, और उन्होंने लिखा है कि किस किस ढंग के विकास के कार्य। कब लिखा? 1987 में। ना कोई राम मंदिर आंदोलन था, ना भाजपा थी, न मोदी जी राजनीति में आए थे, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे। मगर अफसोस कि राहुल गांधी जी को जाके ये दिखता है तो मुझे ये लगता है कि ना उन्हें अपना इतिहास पता, न देश का वर्तमान पता, न देश का भूतकाल पता, बस केवल उनके दिमाग के ऊपर मोदी विरोध का भूत चढ़ा हुआ है। ठीक है।